बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी और मैं घुटनों पर सर दिए बैठी थी। ये कमरा जिसमें मैं और मेरी अम्मी एक ही बेड पर साथ सोते थे, आज उनके वजूद से बिल्कुल खाली था। मुझे थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसा लगता था जैसे अभी दरवाज़ा खुलेगा और वो अंदर आ जाएंगी और मुझे कहेंगी कि अब तक जाग रही हो, नींद नहीं आ रही है क्या? और फिर मेरे करीब लेट कर मुझे बाजू से पकड़कर खींचते हुए अपने करीब कर लेंगी और जब मैं उनके ही तकिए पर सर रखे लेट जाऊंगी तो वो मेरे बालों में हाथ चलाते हुए बोलेंगी, अब सो जाओ ज़ारा, मैं आ गई हूं ना। हाय अम्मी, कहाँ चली गई आप? मैं उनकी बातें याद करते हुए जोर से चिल्लाई तो दफतन बादल बहुत जोर से गरजे। तो मैंने घबराकर फिर जोर से अम्मी को पुकारा। मेरे लब उनके नाम पर थरथराने लगे और दिल बंद होने लगा। बाहर बिजली की जोरदार कड़क पड़ी तो मैं एकदम से उछली। मैंने घबराकर उस कमरे के दरो दीवार की तरफ देखा जिसमें कल तक मेरी माँ की खुशबू बसी थी, लेकिन आज ये मेरी माँ के वजूद से खाली था। अम्मी, आपकी बेटी डर रही है। अभी तो उसका डर भी खत्म नहीं हुआ था, फिर यूं मुझे अकेला छोड़कर आप कैसे जा सकती है? मेरा जख्म दिल तड़प तड़प कर फरियाद करने लगा। मैं जब रोते रोते थक गई तो अम्मी के तकिए पर सर रख दिया। अब न जाने कितने मौसम मुझे उनके बगैर गुजारने थे। ये ख्याल आते ही मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जोर जोर से चीखें मारूं। अचानक बाहर मौसम एकदम से शांत हो गया। शायद उसे मुझ पर रहम आ गया था। अभी कल तक इस कमरे में अम्मी बिल्कुल ठीक थी, मुझसे बातें कर रही थी। उन्होंने इसी तकिए पर सर रखकर मुझसे सूरह यासीन सुनने की फरमाइश कर डाली तो मैंने धीरे धीरे कलाम पाक की तिलावत उनके पास करना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली तो न जाने क्यों मेरा दिल डर सा गया। मैंने तिलावत रोककर उनके चेहरे को गौर से देखना शुरू कर दिया और फिर आहिस्ता से उनके चेहरे पर हाथ रखा तो एकदम से उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराकर मुझे देखने लगी। तब मेरे सहमे दिल से एक सुकून भरी सांस आज़ाद हुई और मैंने दोबारा से सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी। वो दिल की मरीज़ा थी, एक माह से शदीद बीमार थी। डॉक्टर ने ओपन हार्ट सर्जरी जल्द अज जल्द करवाने का कहा था, लेकिन हमारे पास इतने वसाइल न थे कि हम उनका ऑपरेशन करवा सकते। हमारे तो हालात बस इतने ही थे जिसमें हम पेट भरकर सुकून से 3 वक्त का खाना खा सके। अम्मी ने अपनी बेवगी के 18 साल हम दोनों बहन भाइयों पर कुर्बान कर डाले, लेकिन दूसरी शादी न की। मैं अभी अम्मी की गोद में ही थी कि अब्बू का इंतकाल हो गया था। अब्बू एक हाई स्कूल के टीचर थे, लिहाजा उनकी पेंशन हमारे गुज़र औकात का सबब बन गई। वैसे भी अम्मी बहुत ही सुघड़ और किफ़ायतशुआर थी, इसीलिए अब्बू के जाने के बाद हमें माली तौर पर किसी भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। अम्मी ने हम दोनों बहन भाइयों को अब्बू के ही सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, जो हमारे घर के करीब ही था। घर चूंकि ज़ाती था और अब्बू ने अपनी नौकरी में ही घर बना लिया था, जिसकी वजह से हम किराए के घर में दर दर के धक्के खाने से बच गए। और अम्मी उठते बैठते अब्बू की इस दूरअंदेशी के बारे में अक्सर तारीफ ही करती रहती थी कि उन्होंने अपनी महदूद आमदनी में भी छत जैसी नेमत हमें मुहैया कर दी। भाई मुझसे 1 साल छोटा था। हम दोनों ने एक साथ ही मैट्रिक की। फिर अम्मी ने उसको टेक्निकल काम सीखने के लिए कॉलेज में दाखिल करवा दिया, जबकि मुझे कुरान हिफ्ज़ करने के लिए एक मदरसे में भेज दिया जो हमारे घर के करीब ही था। अम्मी चाहती थी कि उनकी दोनों औलादों में से कोई एक कुरान हिफ्ज़ करे। भाई ने तो उस तरफ कोई ख़ास दिलचस्पी जाहिर न की, तो मैंने अम्मी की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए कुरान की तालीम हासिल करने का फ़ैसला किया। वैसे भी मेरा कॉलेज की पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी दिल माइल नहीं होता था, इसीलिए अम्मी मेरे फ़ैसले से खुश हुई। वो मुझे खुद मदरसे छोड़ने जाती और वापसी पर भी मुझे लेकर आती। अब्बू के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी का महवर बस हम दोनों ही थे। मेरे मदरसे जाने के बाद वो भाई के लिए नाश्ता बनाती और फिर उसे कॉलेज भेजती। उसके बाद वो घर के कामकाज करती और जब हमारे आने का टाइम होता तो वो खाना तैयार करके हमारा इंतज़ार करती। हमें उन्होंने कभी भी किसी चीज़ की कमी का एहसास नहीं होने दिया और ना ही अब्बू के जाने की कमी उन्होंने हमें महसूस होने दी। मैं बचपन से ही अम्मी के साथ सोती थी और इतना जानती थी कि वो चुपके चुपके रात को अब्बू की याद में रोती हैं। मैं उनके कई रज्जगों की गवाह थी। वो अगर चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी। हालांकि मेरे चचा ने बाकायदा उनके लिए रिश्ता भेजा था, लेकिन अम्मी न मानी। मैं और भाई अम्मी की इस कुर्बानी का बहुत एहतराम करते थे कि उन्होंने हमें इस मामले में किसी जहनी अजियत का शिकार नहीं होने दिया, वरना हमारे लिए अब्बू की जगह किसी और का देना बहुत ही मुश्किल काम था। अब्बू के बगैर तो हमारा वक्त जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन अम्मी के बगैर रहने का तसव्वुर ही मेरे लिए रूह फरसा था। जब डॉक्टर के ज़रिए मुझे पता चला कि उन्हें 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है और तीसरी बार का हार्ट अटैक उनकी जान का खतरा बताया गया, तो मैं बेहद फिक्रमंद हो गई थी। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मैं और भाई ये चाहते थे कि वो ये मकान बेचकर इसका पैसा अपने इलाज पर लगाएं, तो अम्मी ने हमारी इन बातों पर शदीद दर्द अमल का इजहार किया
और कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मैं ये मकान बेच दूं और इसका सारा पैसा ऑपरेशन पर भी लगा दूं तो जिंदा बच जाऊंगी। दूसरी तरफ ये जो एक छत तुम लोगों को मैसर है तुमसे छिन जाएगी। फिर तुम दोनों किसके दर पर जाकर बैठोगे? अपना घर जैसा भी हो अपना होता है। रूखी सूखी खा भी लें तो भी इंसान ढका रहता है, लेकिन दूसरे के घर जाकर आप एक लुकमा भी आज़ादी से नहीं खा पी सकते। अम्मी की ऐसी बातें हम दोनों बहन भाइयों को चुप करवा देती, लेकिन दूसरी तरफ जब वो शदीद तकलीफ में मुब्तला होती तो हमसे वो भी ना देखा जाता। समझ नहीं आता कि मैं ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलाऊं जिससे मेरी मां मुकम्मल सेहतियाब हो जाए। मैं अंदर ही अंदर डरती रहती थी कि अगर अम्मी को कुछ हो गया तो वो भी अब्बू की तरह वापस पलट कर नहीं आएंगी, तो फिर हम दोनों बहन भाइयों का क्या होगा। मेरा दिल अक्सर खौफ से भरा रहता, और फिर ये खौफ खिजा की उदास रातों में सच साबित हो गया। और उस दिन अम्मी मेरी तिलावत सुनते सुनते ऐसा सोई कि फिर न उठ सकी। उन्हें मेरी सिसकियां, मिन्नत समाजत, मेरे आंसू वापस न ला सके। और फिर सफ़ेद कफन में उनके आखिरी दीदार से पहले ही मैं होशो खुद की दुनिया से बेगाना हो चुकी थी। वो हमेशा के लिए हमारी दुनिया से जा चुकी थी, और मैं अम्मी के उस कमरे में उनके बेड पर तकिए पर सर रखे उन्हें बुरी तरह से याद करते हुए सोती जागती कैफियत में रात गुजारती चली गई। मेरा सर दर्द की शिद्दत से फटा जा रहा था। फजर की अजान से ज़रा पहले मेरी आंख लग गई तो मुझे अपने ख्वाब में दिखाई दी। आजरदा चेहरे के साथ मुझे प्यार से तकते हुए वो मेरे करीब ही बैठी थी। अम्मी, ये लफ्ज़ मेरे लबों से फिसला और आंसुओं का गोला मेरे हलक में अटक सा गया। मैंने बारहा पुकारा तो उन्होंने मेरे माथे पर अपना ठंडा मीठा बोसा दिया, तो मैंने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। अम्मी, आज पहली बार आपके बगैर सोई हूं। क्या मैं हमेशा ऐसे अकेले ही इस कमरे में रहूंगी? तो उनकी खूबसूरत आंखों से दो आंसू निकले जो उनके गालों पर फैल गए। फिर उनकी सरगोशी मेरे कानों में गूंजी, ज़ारा, नमाज पढ़ो बच्चे, इसमें दिल का सुकून है। और फिर ये बात करके वो एकदम से सफ़ेद धुएं के बादल में मेरी नज़रों से ओझल हो गई। लेकिन उनके जाते ही मारे घबराहट के मेरी आंख खुल गई। मैं उन्हें पुकारते पुकारते ज़ोर से चीखी, लेकिन उस कमरे में मेरी अपनी आवाज़ ही बाज़गश्त बनकर मेरी तरफ लौट आती। बाहर मसाजिद में अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंज रही थीं, तो मैंने आंखें बंद कर ली और उस लम्स को महसूस करने लगी जो मेरे माथे पर सबत था। अम्मी मेरे पास ही हैं। इस ख्याल के आते ही मेरे दिल पर एक सुकून सा उतरा। मैं फ़ौरन बिस्तर से उठी और वज़ू बनाने के लिए दरवाज़ा खोलकर बरामदे में आई, जहाँ पर अम्मी की चारपाई आज बिल्कुल सूनी पड़ी हुई थी। एक हाई सी मेरे दिल से निकली। फिर मैंने फ़ौरन वज़ू बनाया और नमाज के लिए खड़ी हो गई और अपनी अम्मी की मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगती रही। अम्मी के जाने के बाद ये पहली सुबह थी जो इंतहाई सोगवार थी। नमाज पढ़ने के बाद मैं कुरान पाक की तिलावत करने लगी। चची और उनकी बेटी नबीला भी उठ गई थी और फिर वो दोनों ही किचन में घुस गईं, जहाँ से मुसलसल उनकी बातों की आवाज़ों के साथ साथ इश्तहा आमेज़ नाश्ते की खुशबू भी बाहर तक आने लगी। फिर मेरे देखते ही देखते नबीला एक ट्रे उठाए किचन से निकली और भाई के कमरे की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दी। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि उसकी भाई के कमरे में नाश्ता लेकर जाने की क्या तुक बनती है। अगर ले जाना इंतहाई ज़रूरी भी था तो चची खुद ही ले जाती। अपनी जवान जहां बेटी को भाई के कमरे में भेजने की ज़रूरत ही क्या थी। इतने में चची चाय का मग लेकर किचन में खिड़की से मुझे देखने लगी। उन्हें मेरे माथे पर तेवरी नजर आई तो वो एकदम तेज़ी से किचन से बाहर निकली और मेरे पास आकर बैठ गई। वो दरअसल रेहान के लिए नाश्ता ले जाने का मैंने खुद ही नबीला को कहा था। रेहान बेचारे ने कल से कुछ नहीं खाया, तो इसीलिए मैंने खुद अपने हाथों से उसके लिए नाश्ता तैयार किया है। तुम भी आ जाओ, नाश्ता कर लो। तो मैंने खामोशी से चची की तरफ देखा और फिर उठकर किचन में आ गई। लेकिन किचन के अंदर दाखिल होते ही मेरा दिल दहल सा गया। पूरे किचन की हालत इंतहाई अबतर हो रही थी। गंदे बर्तन कुछ ज़मीन पर और बाकी शेल्फों पर बेतरतीब बिखरे पड़े थे। प्याज टमाटर के छिलके जा बजा नजर आ रहे थे। दस्तरखान ज़मीन पर गिरा हुआ था। चाय के गंदे कप जा बजा औंधे पड़े हुए थे। मैं सर पकड़कर किचन की हालत ज़ार को देखती जा रही थी कि चची फौरन गड़बड़ा कर बोली, ज़रा तुम नाश्ता कर लो, फिर बाद में किचन साफ कर लिया जाएगा। तो मैंने उनकी तरफ हैरत से देखा कि इस गंदगी में नाश्ता करने का सोचा भी कैसे जा सकता है। इस ख्याल से मुझे उपकाई आने लगी। तो मैंने चुपके से सारे गंदे बर्तन समेटे और सिंक में रखे। फिर रोटी लपेटने की साफ़ी ज़मीन से उठाकर मैंने सर्फ में डुबो दी और किचन शेल्फ पर से तमाम छिलके उठाकर डस्टबिन में डाले ही थे कि नबीला की चहकती हुई आवाज़ आई। नाश्ता करवा कर ही दम लिया मैंने। रेहान तो बहुत ज़िद्दी है अम्मा, लेकिन मेरे आगे उसकी एक न चली। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा
तो उसकी मुस्कुराहट को एकदम से ब्रेक सा लग गया। तो वो फौरन बोली, ओह ज़ारा, तुम यहाँ? कुछ चाहिए तो बताओ, मैं बना देती हूँ। वो एकदम से अपने चेहरे को ज़बरदस्ती सोगवार बनाते हुए बोली। तो मुझे उसका इतना तस्नु और बनावट में डूबा लहजा अच्छा न लगा। नहीं शुक्रिया नबीला, मेरा दिल नाश्ते के लिए भी नहीं कर रहा। जब ज़रूरत होगी तो मैं खुद ही अपने लिए बना लूंगी। और इसके साथ ही मैं किचन से बाहर निकल आई, क्योंकि सहन में अम्मी की ताज़ियत के लिए ख़वातीन आना शुरू हो गई थी। अम्मी का 40वां हो चुका था, लेकिन चची और नबीला तो जैसे हमारे घर में जमकर ही बैठ गईं। उनके जाने का इरादा मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। मैं दिल से चाहती थी कि ये लोग अब यहाँ से चले ही जाएं तो अच्छा है, लेकिन मारे मुरव्वत के मैं बोल भी ना पाती। लेकिन अंदर ही अंदर उलझती जा रही थी। अम्मी जब हयात थी तो चची ने अम्मी का जीना हराम कर रखा था। मेरी पाकबाज अम्मा पर वो कौन सी तोहमत है जो वो नहीं लगा चुकी थी। हर वक्त अम्मी के पीठ पीछे बुराइयां करती रहती। किसी शादी की तकरीब में मिलती तो बिला वजह अम्मी पर ताने कसती कि एक बेवा औरत को यूं उठाकर नहीं आ जाना चाहिए। भरी महफिल में अम्मी की तस्दील कर देती। जाने कि वो अम्मी से बेपनाह हसद करती थी, क्योंकि पूरा खानदान अम्मी के सलीके, नर्म मिजाजी और हौसले की तारीफ करता था। वहीं चची के बदलिहाज और बदखू तबीयत से नाला रहते। और फिर एक दिन चची को अम्मी पर हार निकालने का मौका तब मिला जब चचा ने अम्मी से निकाह करने की ख्वाहिश का इजहार किया। चचा अपने घर की बदनज़मी और बेसुकूनी से इंतहाई परेशान थे। उन्हें अपने घर में सुख का सांस कभी नसीब न हुआ। चचा अक्सर अपने जहनी सुकून के लिए हमारे घर आ जाते। वो अम्मी के धीमे मिजाज को अक्सर बहुत सराहते और अक्सर अपनी बीवी और बेटी के तौर तरीकों, फूहड़पन का तस्करा करते। तो अम्मी उन्हें तसल्ली देती हुई समझाती रहती। लेकिन ऐसे में कब चचा का जहन बदला और उन्होंने अम्मी के लिए सोचना शुरू किया और फिर बाकायदा प्रपोजल भेजा, तो चची आपे से बाहर हो गई। पूरे खानदान में अम्मी को रुसवा कर डाला कि ये मेरे खावन पर डोरे डालती है। हालांकि निकाह का पैगाम चचा ने भेजा था, अम्मी ने नहीं। लेकिन वो हर किसी को कहती कि इसे ही शादी की ज्यादा आग लगी हुई है। मेरे सीधे साधे खावन को उसने अपनी चलतर बातों में घेर लिया है, इसीलिए वो इससे शादी का ख्वाह है। ये तो शुरू दिन से ही मेरी सौगन बनने के ख्वाब देख रही थी, तभी इसका खावन भी जल्द ही मर गया। खानदान भर में ये चटपटा मौजू लोग मजे ले लेकर एक दूसरे को सुनाने लगे, और जो ही अम्मी के कानों में ये बातें पड़ी तो अम्मी सर से पैर तक हिल गईं। उन्होंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि उनके किरदार पर ऐसी ऐसी बातें और तहमतें लगेंगी। अम्मी ने चचा को बुलाकर साफ इनकार कर डाला, तो चचा ने खानदान के बड़े बुजुर्गों को इस मामले में डालकर अम्मी से बात करने की कोशिश की, मगर अम्मी ने साफ इनकार कर दिया। चचा ने बहुत कोशिश की, लेकिन अम्मी की ना हाँ में ना बदली। मगर उसके बाद अम्मी का दिल चची से इतना बुरा हुआ कि वो जब तक जिंदा रही उनके घर न गई, बल्कि चचा से भी राब्ते ख़त्म कर दिए और चचा को साफ साफ कह दिया कि वो हमारे घर ना आए। लेकिन चचा इसके बावजूद हमारे घर आ जाते तो अम्मी मुझे या भाई को कहकर चचा को बैठक में बिठा देती और ख़ुद सामने न जाती, बल्कि मुझे या भाई को कहती कि जाकर चचा से मिल लो। मगर अम्मी अपने उसूल की बहुत ही पक्की निकली। इन्हीं उसूलों को देखते हुए चचा ने हमारे घर आना जाना पहले कम और फिर बिल्कुल ही ख़त्म कर डाला, तो हम सब ने भी सुकून का सांस लिया। अम्मी नहीं चाहती थी कि मजीद कोई और बात करने का मौका चची के हाथ में आए, इसलिए वो फूंक फूंक कर अपनी बेविकी के दिन गुजारने लगी। अम्मी की वजह से मैं और भाई चची के घर नहीं जाते थे, क्योंकि मेरे दिल पर ख़ास तौर पर चची की जो छाप पड़ी थी उस पर मैं उनसे शदीद मुतनफ़िर हो गई। मैं और भाई चची के घर नहीं जाते थे, क्योंकि मेरे दिल पर ख़ास तौर पर चची की जो छाप पड़ी थी उस पर मैं उनसे शदीद मुतनफ़िर हो गई। और फिर ये फांस मेरे दिलो दिमाग से कभी भी ना निकल सकी कि इस औरत की वजह से मेरी माँ ने बहुत तकलीफ में वक्त गुजारा, और अब दोनों माँ बेटी का हमारे घर में मुस्तकिल डेरा जमाना मुझे एक आंख नहीं भा रहा था। तो उसकी एक बुनियादी वजह यही थी कि वो दोनों माँ बेटियाँ इंतहाई आज़ाद ख्याल की थीं। उनके और हमारे घर के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो दोनों दिन चढ़े नवाबों की तरह सोकर उठती, फिर मुझसे अपने लिए नाश्ता तैयार करवाती। नाश्ता करने के बाद वो दोबारा कमरे में घुस जाती, और नबीला तो ख़ास तौर पर तब बाहर निकलती जब रेहान के आने का टाइम होता। मुझे कभी कभी लगता जैसे चची ने नबीला को कोई ख़ास टास्क दिया हुआ है कि वो हर वक्त रेहान के आगे पीछे घूमती रहे। मेरे दिल में एक खटका सा रहने लगा। मुझे अब बाकायदा ऐसा लगता जैसे ये दोनों माँ बेटी कोई प्लानिंग के तहत यहाँ रुकी हुई हैं। जिस तरह से उन्होंने रेहान को घेरे में ले रखा था वो अब मुझे शुबे में डालने लगा। जो ही रेहान के आने का वक्त होता नबीला फ़ौरन बंद सवर कर उनके सामने आ जाती, तो मुझे बहुत बुरा लगता। फिर भाग भाग कर उसके सारे काम करती, कभी उसे पानी देती और कभी खाना। तो मुझे बहुत गुस्सा आता कि जो लड़की अपने लिए चाय का कप तक तैयार नहीं कर सकती वो अब कैसे मेरे भाई को रिझाने के लिए ये ढोंग रचा रही है।
दूसरी तरफ मैं रेहान को भी देख रही थी, जो घर आते ही नबीला के नाम की तस्बीह पढ़ना शुरू कर देता था। वो इतनी जल्दी उन तमाम बातों और बदसलूकी को कैसे भूल सकता है जो इन दोनों माँ बेटी ने अम्मी के साथ उनकी जिंदगी में रवा रखी थी। इन बातों के अलावा मुझे नबीला के तौर तरीके भी पसंद नहीं थे। वो सारा सारा दिन फुल मेकअप किए, गले में दुपट्टा डाले छत पर चढ़ी रहती और किसी न किसी लड़के से खुली गपशप लगा रही होती, या फिर मोबाइल पर न जाने किससे लंबी लंबी बातें कर रही होती। मगर उसे कभी भी चची ने मना नहीं किया। इसी बात पर मुझे बड़ी हैरत होती कि एक माँ अपनी बेटी को इतनी आज़ादी कैसे दे सकती है। घर के सौदा सलफ खत्म होने की वजह से वो एक दिन मेरे साथ चली गई, तो मुझे ये देखकर इंतहाई ताज्जुब हुआ कि मोहल्ले के हर दुकानदार के साथ उसकी अलग सलग थी, और अगर चलते चलते उसके सर से दुपट्टा उतर जाता तो वो उसे दोबारा सर पर लेने की जहमत भी गवारा न करती। ये देखकर मैं इंतहाई शर्मिंदा हुई और दिल में ठान लिया कि आइंदा इसके साथ कभी भी बाजार नहीं आऊंगी। ये दोनों माँ बेटी बला की चटोरी थी, जिसकी वजह से हमारे घर का बजट इंतहाई मुतासिर होने लगा। अम्मी ने अपनी जिंदगी में घर के बजट को बहुत खूबी से चलाया। वो महीने का राशन लाती थी, जिसमें दाल सब्जी के साथ गोश्त भी होता, जिसके पैकेट बनाकर वो फ्रीजर में रखती और थोड़ा थोड़ा हर सब्जी और दाल में मिक्स करके पकाती। यूँ हमें बेहतरीन जायकेदार सालन भी मिल जाता और हम दाल सब्जी भी खा लेते। लेकिन अब सूरत हाल अक्सर बदल चुकी थी। मैं जितना इस घर के बजट को कंट्रोल करती, ये उतना ही हाथों से निकला जाता। चची और नबीला का जब दिल करता गोश्त कढ़ाई पकाकर खा लेती, और अब सारा फ्रिज खाली हो गया था। इसी तरह रोजाना चिप्स और पकोड़े तले जाते, तो घी के पैकेट जहां महीने में खत्म होते वहां दिनों में खत्म होने लगे। दूसरी तरफ ये दोनों सफाई का बिल्कुल भी ख्याल न रखती। जहां दिल चाहता रैपर्स फेंक देती। चाय के कप भी कुर्सी के नीचे पड़े मिलते तो कभी बेड के नीचे। सारा सारा दिन उनके फैलाए बखेड़ों को संभालते संभालते मैं अधमुई होती जा रही थी कि एक दिन मैंने रेहान से बात करने का सोचा कि वो उन्हें किसी तरीके से घर से भेज दे। लेकिन रेहान से बात करके मेरी परेशानी में इजाफा हो गया। उसने मेरी सारी बात सुनने के बाद मुझे बड़े गुस्से से देखकर कहा, तुम बिला वजह उनके बारे में इतना मनफी सोच रही हो। ये उतनी भी बुरी नहीं है। ठीक है कि अम्मी के टाइम इनका रवैया गलत रहा होगा, लेकिन अब ये काफ़ी बदल गई है। मैं हक्का बक्का रेहान की बातें सुन रही थी कि ये इतनी जल्दी अम्मी के साथ होने वाली ज्यादतियों को कैसे फरामोश कर गया और उनके लिए अपने दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर कैसे बना गया। अब दिल ही दिल में मैं ये दुआ कर रही थी कि कहीं वो नबीला को बीवी बनाकर हमेशा के लिए इस घर में लाने का ना सोचे, क्योंकि इम्कानात इसी तरह जा रहे थे। और फिर मेरे खदशात सच साबित हुए। जब अम्मी की डेथ के 3 माह बाद ही उसने नबीला से शादी करने का फैसला लिया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने रेहान को समझाने की बहुत कोशिश की कि नबीला और हमारे मिजाजों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो उसने मुझे दो टोक अंदाज में कहा कि ज़िंदगी उसने और नबीला ने एक साथ गुजारनी है और हम दोनों एक दूसरे का परफेक्ट मैच हैं। अगर मैं मुखालफत करूं भी तो उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं फटी फटी नज़रों से अपने भाई की तरफ देखने लगी कि क्या ये इतनी जल्दी अम्मी की डेथ के बाद बदल गया है। ये वो रेहान है ही नहीं जो कभी मेरा भाई था। और फिर उसने मेरी रजामंदी के खिलाफ नबीला से निकाह कर लिया। शादी हो जाने के बाद नबीला के असल रंग ढंग मुझ पर खुलने लगे तो मैं बेहद परेशान हो गई, क्योंकि नबीला शादी के बाद किरदार की भी अच्छी साबित ना हुई। वो रेहान के जाने के बाद सारा सारा दिन घर से बाहर रहती, और जब रेहान के आने का टाइम होता तो घर में आ जाती। उसके रंग ढंग बहुत तेजी से बदल रहे थे और रेहान आंखें बंद किए बैठा था। मुझे अपने भाई पर ही ताज्जुब होता कि जैसे उसकी आंखों पर न जाने कैसे पट्टी सी बन गई है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि उसकी बीवी दिन भर क्या करती फिरती है। उसके पास महंगा तरीन आईफोन कहाँ से आया। वो बड़े बड़े मॉल्स में आए दिन शॉपिंग करती है तो पैसे कहाँ से आते हैं। ब्रांडेड कपड़ों के साथ साथ महंगे तरीन जूते और ज्वेलरी भी शामिल होती, तो ये सब उसे कौन दे रहा था। अब मुझे इस बात पर इंतहाई तशवीश होने लगी, तो मैंने एक दिन नबीला को आड़े हाथों ले लिया। मुझे लगा कि वो अपनी इस बात पर शर्मिंदा होगी, लेकिन वो इंतहाई ढटाई से बोली कि ये सब मेरे बॉयफ्रेंड्स मुझे दिलवाते हैं। उसकी बातें सुनकर मैं उसे शर्म दिलाने की कोशिश करती तो वो मेरी बातें हंसी में उड़ा देती। बात यहां तक रहती तो मसला नहीं होता, लेकिन सूरत हाल दिन ब दिन इंतहाई गंभीर होती जा रही थी। अब उसके बॉयफ्रेंड्स घर पर भी आते। हमारे घर के बाहर बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां खड़ी होती, और ऐसा तकरीबन रोज़ाना ही होने लगा। तो मैंने रेहान से बात करने का फैसला किया, और इस बात का जिक्र मैंने नबीला से भी कर दिया कि अब ज़्यादा दिनों तक इस तरह के मामलात में चलने नहीं दूंगी। आने दो भाई को, मैं तुम्हारी हर बात उनको बताऊंगी।
नबीला ने जो ही मेरी बात सुनी तो खूनखार नजरों से मुझे घूरते हुए मेरे करीब आए और धमकी देते हुए बोली, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। और ये कहकर वो कमरे में चली गई तो मैं सर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर मैंने भाई को इन सारी बातों के बारे में बताया भी तो भी वो मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो अपनी बीवी नबीला की ही बात को अहमियत देगा। मैंने नबीला के सिलसिले में चची से बात करने का फैसला किया तो चची ने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया कि तुम आखिर इन दोनों मियाँ बीवी को आज़ादी से रहने क्यों नहीं देती हो, तुम्हारा मसला क्या है। तो मैं हैरान रह गई कि ये कैसी माँ है, इसकी बेटी तबाही के गड्ढे में गिरती जा रही है और वो उसे ना तो रोक रही है और ना ही इस बात पर शर्मिंदा हो रही है। मेरे लिए दिन ब दिन घर में रहना मुश्किल तर होता जा रहा था। मुझे समझ ना आती कि मैं आखिर कहाँ जाऊँ। एक दिन मैं मदरसे से घर वापस आई तो नबीला घर पर न थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने बिना दरवाज़ा खोले ही पूछा कि कौन है, और दरवाजे की झिरी से देखा तो बाहर अपने ड्रेस से इंतहाई अमीर कबीर दिखाई देने वाला खूबरू लड़का खड़ा था। वो मुझे बार बार दरवाज़ा खोलने को कहने लगा तो मैं डर कर पीछे हट गई। अचानक मुझे चाबी से गेट खुलने की आवाज़ आई तो मैं दौड़कर अंदर जाने लगी, लेकिन अचानक ही गेट खुल गया और वो लड़का अंदर दाखिल हो गया और फिर उसने गेट बंद कर दिया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं चीखने लगी, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और ज़बरदस्ती मुझे कमरे में ले जाने लगा। मैं मुसलसल उससे अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझसे दुगनी ताकत रखता था। मैं जानती थी कि मैं तादीर इस शैतान से खुद को महफूज नहीं रख सकूंगी। अचानक ही कुरान पाक की एक आयत पढ़कर मैंने अल्लाह को पुकारा, क्योंकि मुझे इसके अलावा और कुछ समझ नहीं आ रही थी। तभी वो लड़का घबरा कर पीछे हटा और फिर फौरन ही कमरे से निकलकर बाहर की तरफ भागा और सामने आते मेरे भाई रेहान से टकराया और जमीन पर गिर गया। रेहान ने मुझे कमरे के दरवाजे में खड़ा देखा और फिर उस लड़के को अपने पैरों में गिरा देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। इससे पहले कि वो उसे उठाकर मारता, उस लड़के ने एकदम से कहा, तुम्हारी बहन बहुत ही मासूम और पाकीज़ा है। मैं आया तो इंतहाई गलत इरादे से था, क्योंकि मुझे तुम्हारी बीवी ने इसकी इज्जत खराब करने के लिए भेजा है, लेकिन मेरे अंदर का शैतान इस फरिश्ता सिर्फ लड़की पर हावी न हो सका। हो सके तो अपने घर को और अपनी इस मासूम बहन को अपनी बदकिरदार बीवी से बचा लो, वरना तुम्हारी बहन की इज्जत के साथ साथ इसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। उस लड़के की बातें सुनकर रेहान फटी फटी आंखों से कभी मुझे और कभी उस लड़के को देखता। वो लड़का जा चुका था, लेकिन उसके बाद रेहान बहुत ही खामोश हो गया। मैं उसकी दिली कैफियत को नहीं समझ पा रही थी। मुझे लगा कि रेहान अपनी बीवी की मोहब्बत में इतना अंधा हो चुका है कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। रेहान ने बहुत ही खामोशी के साथ नबीला के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। इस दौरान उसने अपने बहुत ही अच्छे दोस्त के साथ मेरा निकाह करवा दिया और मुझे 1 माह के अंदर अंदर रुखसत कर दिया। दूसरी तरफ नबीला के हवाले से रेहान के पास जब सबूत इकट्ठे हो गए तो उसने वो तमाम सबूत चचा और चची के सामने रखे और वहीं पर नबीला को तलाक भी दे दी। मैं रेहान के घर उजड़ने पर दिल से खफा तो थी, लेकिन खुश भी थी कि उसकी जान एक गलत किरदार की लड़की से छूट गई। रेहान से तलाक लेने के बाद मैंने सुना था कि नबीला की शादी जल्द ही किसी बहुत अमीर कबीर फैमिली में हुई, लेकिन वो शादी सिर्फ 1 महीना ही चल सकी और उसे तलाक हो गई। उसके बाद उसने जिस जगह शादी की वो बहुत बड़ा फ्रॉडिया निकला। उसने नबीला के बैंक अकाउंट से तमाम जेवरात निकलवाए और घर के कागजात अपने नाम करवा के घर बेचकर पैसे लेकर अफू चक्कर हो गया। उसका आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब हुआ। अब वो दोनों माँ बेटी किराए के 2 कमरे वाले घर में जिंदगी गुजारने के साथ साथ एक फैक्ट्री में मुलाजमत भी कर रही हैं। चचा इन गमों की ताब ना लाकर जल्द ही खालिक हकीकी से जा मिले। उधर मैंने रेहान का रिश्ता अपनी ही नंद के साथ तय कर दिया और अब मैं मुतमईन हूं कि मेरी अम्मी के घर की हकीकी खुशियां लौट आई हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।